अब हम बात करेंगे नोड के बारे में। किस चीज के बारे में बात करेंगे? नोड के बारे में। एक्चुअली व्हाट इज नोड? सो पॉइंट एट विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। यानी कि नोड ऐसा पॉइंट है ना, नोड ऐसा पॉइंट है एटम के अंदर का, ये एक मान लो एक एटम है, तो एटम के अंदर ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना है वो क्या हो? वो जीरो। ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की संभावना जीरो हो, उस पॉइंट को नोड बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ नोड की बात कर ले तो दो तरह का नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है, दूसरा रेडियल नोड होता है। आया समझ? एंगुलर नोड जो होता है वो क्या होता है बताओ? अरे भैया, साइज के कारण जो नोड होता है रेडियल नोड, सॉरी शेप के कारण जो नोड क्रिएट होता है वो एंगुलर नोड कहलाता है, और साइज के कारण जो नोड क्रिएट होता है उसको रेडियल नोड कहलाता है। क्लियर? टोटल टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड का बात कर ले तो वो एल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एल के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। एल क्या भूल गए क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके बराबर होता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले टोटल रेडियल नोड का तो वो कुछ और नहीं, एन माइनस एल माइनस वन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एन माइनस एल माइनस वन। एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, वन तो वन है, इसके बराबर होता है। और ये जो एंगुलर नोड है ना वो डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे, यानी कि एल पे डिपेंड करता है। और ये जो रेडियल नोड है वो कुछ और नहीं बल्कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस का। जितना दूर होगा उतना ज़्यादा उसका रेडियल नोड क्रिएट होगा, जितना कम दूर होगा उतना कम रेडियल नोड क्रिएट होगा। तो बस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि भैया एक्चुअली में कितना दूर है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये तो दोनों टाइप ऑफ नोड थे कि एंगुलर नोड को निकालना है तो एल निकाल लो, रेडियल नोड निकालना है तो एन माइनस एल माइनस वन निकाल लो। वहीं पर अगर हम बात कर ले टोटल नोड, दोनों अलग अलग नोड है लेकिन है तो नोड ही ना। तो टोटल नोड का अगर हम बात करेंगे तो कुछ नहीं, एंगुलर नोड और रेडियल नोड को ऐड कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे बस। अब ये क्या था? एल था। एंगुलर नोड, टोटल एंगुलर नोड क्या था? एल। टोटल रेडियल नोड क्या था? एन माइनस एल माइनस वन। बस दोनों को जोड़ दिए, एल प्लस एन माइनस एल माइनस वन। दोनों को जोड़े तो ये एल और ये एल कैंसिल आउट हो गया, बचा के मेरे पास एन माइनस वन। तो ये जो एन माइनस वन है ना ये कुछ और नहीं बल्कि टोटल नोड है। किसी भी एटम के अंदर अगर हम टोटल नोड निकालेंगे ना, टोटल नोड यानी कि टोटल ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वो किसके बराबर होगा? वो एन माइनस वन के बराबर होगा। आया समझ? वो एन माइनस वन के बराबर होगा। उसी तरह से नोड की तरह ही एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं नोडल प्लेन। नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना है वो क्या हो? जीरो हो। बस है नोड ही, बस प्लेन लग गया। ओके, वही बात है जो बोले वही लिखा हुआ, अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना है ना वो हो जीरो, सन्नाटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये प्लेन क्या होता है? अरे वो एरोप्लेन वाला प्लेन का बात नहीं कर रहे, अरे ये प्लेन होता है आपको वो, देखिए एक बात आप जान लीजिए, प्लेन क्या होता है बेसिकली। आपको समझाने का बहुत इजीएस्ट वे मेरे पास है। एक पेपर देख रहे हैं, पेपर, ये जो पेपर है ना इसमें क्या है? ये हो गया आपका लेंथ, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ब्रीथ। तो जब कभी भी टू डायमेंशनल थिंग्स क्रिएट होता है तो उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। कभी भी प्लेन क्रिएट करना हो ना आपको तो दो डायमेंशन लेके आना पड़ता है, कम से कम। कम से कम क्या, दो डायमेंशन आएगा तभी जाकर प्लेन क्रिएट होगा। एक्स और वाई, देखिए तीन डायमेंशन समझे ना, एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीन डायमेंशन आप जान रहे हैं। तो इस तीनों में से कोई भी दो डायमेंशन को ऐड कर दीजिए तो आपका एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। आप या तो एक्स वाई का प्लेन बना सकते हैं, या तो वाई जेड का प्लेन बना सकते हैं, या फिर जेड एक्स का प्लेन बना सकते हैं। कोई भी दो, ये तीनों एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट में से कोई भी दो कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, सॉरी दो कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके आप एक प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। प्लेन बस कोई भी दो, कोई भी दो, जैसे कि ये दीजिए, ये मेरा मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, एक्स और वाई दोनों एरिया, ये एक तरह का एरिया क्रिएट करता है। तो एक्स और वाई दोनों में अगर कोई ऐसा पॉइंट हो एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, दोनों के एक एलोंग जाएंगे ना हम लोग, तो कहीं पर भी ऐसा अगर पॉइंट मिलेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो पूरा एक प्लेन बन जाएगा, उसको बोलेंगे नोडल प्लेन। बस इतना जान लीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो बस सब कुछ भूल कर बस इतना जान लीजिए, नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का संभावना जीरो है। और अब प्लेन क्या होता है? तो प्लेन को बस आप ऐसा समझ लीजिए कि तीन होता है ना, तीन डायमेंशन होता है, एक्स वाई जेड। एक्स और वाई को 2D बोलते हैं, तीनों मिल जाए तो 3D बोलते हैं। क्लियर है? तो कोई दो डायमेंशन,
या तो एक्स वाई को ले लीजिए तब एक प्लेन बन जाएगा, या तो वाई जेड को ले लीजिए तब एक प्लेन बन जाएगा, या एक्स और जेड को ले लीजिए तब एक प्लेन बन जाएगा। बस कोई दो डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे से, एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। उसी प्लेन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाया जाने का संभावना 0 हो उसको नोडल प्लेन बोलते हैं। अब ये जो नोडल प्लेन है ना वो डिपेंड किस पे करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, एल पे। एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, तो नोडल प्लेन अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए आपको कि नोडल प्लेन किस पे डिपेंड करता है तो क्या बोलिएगा, एल पे। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि नोड किस पे डिपेंड कर रहा है तो आपको नोड के बारे में दो चीज बताना पड़ेगा कि भैया नोड ना एल पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन नोडल प्लेन सिर्फ एल पे डिपेंड करता है। ये बात याद रखिएगा एकदम। तो चलिए हर एक ऑर्बिटल का नोट्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, नोट्स। एक बात और, यहाँ पर हम ये देख तो लेंगे कि इसके पास इतना नोड है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये नोड के बारे में एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कब देंगे, जब हम हर एक ऑर्बिटल का शेप देख लेंगे। ओके, समझ में आया। तो ऐसा करते हैं हम लोग पहले शेप देख ही लेते हैं, उसके साथ साथ हम ये सारा नोड जितना देखें ना, ऑर्बिटल, एंगुलर क्या कहता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है इसका, नोडल प्लेन कितना है इसके पास टोटल, और वो जो नोडल प्लेन है उसका नाम क्या है, ये सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार जो है थोड़ा सा ऑर्बिटल का शेप देख लेते हैं ताकि इजी हो समझाने में। ओके, चलिए देखते हैं। सो जब भी एस ऑर्बिटल का बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है ना वो स्पेरिकल शेप होता है। गेंद देखिए ना, बॉल जिससे खेलते हैं क्रिकेट, तो उसका जो शेप है ना उसको स्पेरिकल शेप बोलते हैं। तो बस एस ऑर्बिटल का बात आएगा तो स्पेरिकल शेप, गोल आपस वो, तो वही है, ये शेप याद रखिएगा एकदम। जब भी हम लोग बात करेंगे पी ऑर्बिटल का तो पी ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो डम्बेल शेप होगा, ऐसा कुछ डम्बेल टाइप का शेप होगा। ओके, एक बात और याद रखिएगा, एस ऑर्बिटल में एक वैसे ये एस ऑर्बिटल का नाम नहीं है, एस एक सबसेल है जिसके अंदर एक के ऑर्बिटल होता है, समझ में आया। और उस ऑर्बिटल को ही ये शेप वही है। पी भी एक सबसेल है जिसके अंदर तीन ऑर्बिटल होता है, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड, तीन ऑर्बिटल होता है पी के अंदर। और पी एक्स का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि वो देखिए पी एक्स बोल रहे हैं ना, तो ये एक्स एक्सिस पे डम्बेल बना होगा, यानी कि वाई और जेड खाली होगा, उस पर नहीं होगा बना हुआ। पी वाई का बताएंगे तो पी बस वाई पे डम्बेल बना होगा, एक्स और जेड खाली होगा। पी जेड का बात करेंगे तो जेड पे डम्बेल बना होगा, डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल बोल रहे थे क्या तभी से, सॉरी, डम्बल शेप है ये, डबल डम्बल नहीं है, ये सब डम्बल शेप है, ये वो डम्बल जो बॉडी बनाने के लिए यूज करते हैं वही है। तो बस पी एक्स का बात करेंगे तो एक्स पे डम्बल बना होगा, पी वाई का बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे डम्बल बना होगा, पी जेड का बात करेंगे तो जेड एक्सिस पे डम्बल बना होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर एक्स पे बनाया तो वाई और जेड दो कंपोनेंट खाली है, यहाँ पर वाई पे बनाया तो एक्स और जेड दो कंपोनेंट खाली है, यहाँ पर जेड पे बनाया तो एक्स और वाई दो कंपोनेंट खाली है। ये बात याद रखिएगा, इसका हम जरूर यूज करेंगे। तो अब हम एस देख लिए, पी देख लिए, अब देखते हैं डी ऑर्बिटल का। तो एस ऑर्बिटल के पास कितना, सॉरी एस सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल था, एक। पी सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल था, तीन। कौन कौन, डी ए, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसी तरह से डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल है। डी सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल है, 5। कौन कौन, तो देखिए, एक ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स वाई, दूसरा का डी एक्स जेड, तीसरा का डी वाई जेड, और चौथा और पांचवा जो है ना वो कुछ डिफरेंट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा का डी जेड स्क्वायर। कितने हैं टोटल, 5। फिर से रिपीट कर देते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हैं डी सबसेल के। सभी का शेप देख ले। अगर हम बात करेंगे डी एक्स वाई का तो हाँ ये थोड़ा ट्रिकी होगा। एक्स वाई, डी एक्स वाई का मतलब बता रहे हैं। डी एक्स वाई का मतलब हो गया आपको कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डबल डम्बल क्रिएट करना। ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इस दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्रिएट हुआ, यहाँ पर दोनों के बीच में। तो डी एक्स वाई का मतलब समझ में आया, यानी कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट लिखा होगा उसके बीच में डबल डम्बल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे डी एक्स वाई था तो एक्स और वाई के बीच में हम लोग डबल डम्बल क्रिएट किए, तो ये ऐसा हो जाएगा डी एक्स वाई का शेप। वहीं पर डी एक्स जेड का बात करें तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में डबल डम्बल क्रिएट करना है। देख रहे हैं, इसके बीच में है, इसके बीच में है, इसके बीच में। तो बस डी वाई जेड का बात कर ले तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में डबल डम्बल क्रिएट करना है। तो ये डी ऑर्बिटल का सिस्टम है। उसके बाद ये तो 3 तरीका, चौथा और पांचवा में ये दोनों डिफरेंट हो जाता है। जब भी हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का बात करेंगे तो इसमें एक्स और वाई दोनों के ऊपर हो जाएगा,
एक्स के ऊपर बना दिए, वाई के ऊपर बना दिए, तो डी एक्स वाई के ऊपर बना दिए। और ये जेड स्क्वायर में क्या होगा, जेड स्क्वायर में बेसिकली हम लोग किसके ऊपर बना रहे होंगे, वाई के ऊपर बना के जेड पे ऐसे गोला मार देंगे, बस ऐसा कुछ शेप है। तो ये शेप को बस याद कर लीजिए। एक और बात आपका हेल्पफुल होगा क्या, ये जो आपको दिख रहा होगा डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये तीनों को बेसिकली क्या बोला जाता है, ये तीनों को नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल मतलब ऐसा ऑर्बिटल जो एक्सिस पे नहीं बनाओ, जो किस पे नहीं बनाओ, एक्सिस पे नहीं बनाओ। क्या ये एक्स एक्सिस पे बना है, नहीं। वाई पे बना है, नहीं। जेड पे बना है, नहीं। मतलब जो एक्सिस, जो ऑर्बिटल एक्सिस पे नहीं बना है उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है। लेकिन ये देखिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे बना है, तो ये क्या हो गया, एक्सियल ऑर्बिटल। ये भी एक्सिस पे बना हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल। यानी कि जो एक्सिस पे बनेगा उसको एक्सियल ऑर्बिटल, जो एक्सिस पे नहीं बनेगा उसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सिस पे नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, तो ये तीनों क्या कहलाया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ये दोनों एक्सिस पे बना तो क्या कहलाया, एक्सियल ऑर्बिटल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बेहतरीन तरीका से बात कर पाएंगे नोडल प्लेन के बारे में। तो एस सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, और उस ऑर्बिटल का नाम क्या है, मतलब उस ऑर्बिटल का नंबर क्या है, 0। ओके, तो 0 यानी कि नाम एस। तो एस ऑर्बिटल का जो है उसके पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, कोई भी प्लेन ही नहीं होता। वही बात कर ले पी सबसेल का, तो पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होता है, पता होगा आपको कितना तो ऑर्बिटल होता है, 3। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, याद है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो तीनों ऑर्बिटल के पास एक एक प्लेन होता है, तीनों ऑर्बिटल के पास एक एक नोडल प्लेन होता है। अगर हम पी एक्स का बात कर ले, इसके पास भी एक नोडल प्लेन होता है, और उस नोडल प्लेन का नाम होता है वाई जेड। क्या नाम होता है, वाई जेड। वाई जेड एक प्लेन है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का संभावना 0 है। तो पी एक्स के पास कौन सा प्लेन है, वाई जेड। अब ये वाई जेड प्लेन ही क्यों है, इसके पीछे का रीजन बताते हैं। चलिए ऑर्बिटल की तरफ, ये देखिए पी एक्स ऑर्बिटल ही है। तो अब देखिए नोडल प्लेन इसका क्या है, इसका नोडल प्लेन क्या आपको याद होगा, तो वाई जेड प्लेन जो है उसका नोडल प्लेन है। क्यों है, देखिए अब देखिए ये जो ऑर्बिटल है पी एक्स ऑर्बिटल, वो किस पे बना हुआ है, ये एक्सियल ऑर्बिटल है ना, एक्सिस पे बना हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, और ये क्या है, ये ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस पे बनाया हुआ ऑर्बिटल है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल बना हुआ है, इसका मतलब इस ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और हम किस चीज का बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसा जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अगर एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि एक्स कंपोनेंट किसी में भी अगर जुट रहा है, तो वो वाला में तो भैया नोडल प्लेन बन नहीं सकता, क्योंकि नोडल प्लेन के लिए हम क्या बताए थे, 3 कंपोनेंट एक्स वाई और जेड। तो इनमें से कोई भी दो को मिलाकर प्लेन बना लो, एक्स वाई बन सकता है, वाई जेड प्लेन बन सकता है, और तीसरा एक्स जेड प्लेन बन सकता है। तीनों प्लेन बन सकता है, राइट। अब लेकिन क्या है ना, एक्स एक्सिस जो जहां जहां पर एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होगा वो वाला तो प्लेन नोडल प्लेन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो मेरा ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, और नोड क्या होता है, ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो। यानी कि एक्स एक्सिस वाला जितना भी प्लेन है वो सब नोडल प्लेन तो नहीं हो सकता। किसके लिए, पी एक्स के लिए। तो यहाँ पर एक्स है तो ये नोडल प्लेन नहीं हो सकता, यहाँ पर एक्स है तो ये नोडल प्लेन नहीं हो सकता। तो नोडल प्लेन हो कौन सकता है, वाई और जेड। इसीलिए इसका जो है वो क्या है, वाई जेड। उसी तरह से अगर हम बात कर ले पी वाई का, तो इसका भी नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, इसका नोडल प्लेन हो जाएगा आपको एक्स जेड। क्या हो जाएगा, एक्स जेड। क्यों होगा, बस वही बात, कितना प्लेन क्रिएट हो सकता है, 1 2 3। तो जहां जहां पर आपको देखिए ये पी वाई किस पे है, वाई एक्सिस पे ऑर्बिटल है। तो वाई एक्सिस जहां जहां जिस जिस प्लेन में वाई एक्सिस आ रहा होगा वो प्लेन नोडल प्लेन नहीं होगा। तो वाई एक्सिस यहाँ पर आ रहा है तो ये नहीं है, वाई एक्सिस यहाँ पे आ रहा है तो ये भी नहीं है। किस में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, एक्स जेड। तो एक्स जेड क्या हो गया, इसका नोडल प्लेन हो गया। वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले पी जेड का, तो पी जेड में क्या है कि जेड एक्सिस पे ऑर्बिटल है। तो यानी कि कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होगा, ऐसा प्लेन जिसमें जेड एक्सिस नहीं आता हो। इस पे जेड एक्सिस आ रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें जेड एक्सिस आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें जेड एक्सिस नहीं आ रहा, तो इसका जो नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, एक्स वाई होगा। क्या होगा, एक्स वाई होगा। बस यही एक तरीका है। तो हमने देख लिया तीनों ऑर्बिटल का। देखिए वही है, एस का नहीं होता, पी एक्स का देखिए है वाई जेड, पी वाई का है एक्स जेड, पी जेड का है एक्स वाई। तो समझ में आ गया नोडल प्लेन पी ऑर्बिटल के लिए, सॉरी पी सबसेल का तीनों पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नोडल प्लेन डी सबसेल के अंदर कितने नोडल प्लेन होते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, नाम पढ़ देते हैं जल्दी से।
डी सब सेल के अंदर आपको डी एक्स वाई एक ऑर्बिटल होता है, दूसरा ऑर्बिटल डी वाई जेड, तीसरा डी एक्स जेड, और चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये आपका पांचों ऑर्बिटल थे। अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने प्लेन्स होते हैं, नोडल प्लेन, उसका बात कर लेंगे। वैसे आप देख लीजिए हर एक ये जितने भी डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड है, सबको दो नोडल प्लेन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वहां पर जहां पर क्लियरली पता चलेगा एक्चुअली में कितने नोडल प्लेन होते हैं और कैसे होते हैं। हम चाहते हैं तो नॉर्मली बताते हैं हाँ इसके पास एक है, इसके पास दो है और बस चलिए बाय, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए डी ऑर्बिटल के पास आ गए। तो हम पहले बात करेंगे डी एक्स वाई का, फिर डी एक्स जेड का, फिर डी वाई जेड का। ओके, तो डी एक्स वाई का बात कर लेते हैं। तो डी एक्स वाई को आप ध्यान से देखिए। तो ये जो ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, अब ये ऑर्बिटल क्या एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है? नहीं। क्या वाई पे पड़ रहा है? नहीं। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ऑर्बिटल नहीं पड़ रहा है। और अगर इस पे ऑर्बिटल का कोई भी पोर्शन नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो एक्स और वाई एक्सिस जो भी मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी प्लेन बना रहा होगा, वो प्लेन क्या होगा? वो प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन होगा। ठीक है, तो अब नोडल प्लेन कितना बन सकता है? बेसिकली प्लेन बन कितना सकता है? एक्स और वाई जेड तीन कंपोनेंट होते हैं, तो या तो एक्स वाई प्लेन बन सकता है, या तो ये बन सकता है, या तो ये बन सकता है। अब बात क्या की है, ना तो एक्स पे है ना तो वाई पे है। तो क्या एक्स वाई प्लेन, अब चूंकि ना तो एक्स पे है ना तो वाई पे है, तो क्या एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन है? आंसर होगा नहीं। आप बोलेगा कैसे भैया, ना तो एक्स एक्सिस पे है ना तो वाई एक्सिस पे है, तो एक्स वाई प्लेन क्यों नहीं बन सकता? भैया मेरे ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, ये एक तरह का प्लेन है। ये क्या है? एक प्लेन है। प्लेन क्या इस प्लेन पर नहीं है? बोलिएगा हाँ ऑब्वियसली है। यानी कि एक्स एक्सिस पर तो नहीं है, वाई एक्सिस पर भी नहीं है, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है। एक्स और वाई प्लेन में ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है इसका। यानी कि जिस भी डी ऑर्बिटल का बात कर ले, डी ऑर्बिटल में एक्स वाई जो लिखा हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन में ऑर्बिटल घुसा हुआ है भैया। इसका प्लेन में घुसा हुआ है। अकेला एक्स अकेला वाई जहां दिखेगा वो हो जाएगा। यानी कि अगर एक्स जेड के साथ, ये ऊपर दिख रहा है पेन, तो जेड के साथ अगर कोई प्लेन बना रहा है तो वहां पर ऑर्बिटल नहीं है, तो ये वाला जो प्लेन होगा जेड के साथ जो बन रहा है एक्स का, वो नोडल प्लेन हो जाएगा। और फिर y का जो z के साथ बनेगा ये वाला प्लेन, ये भी नोडल प्लेन हो सकता है। यानी कि x और y यूज हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर? z। तो z के साथ x का एक प्लेन बना दो, z के साथ y का एक प्लेन बना दो, बस दोनों बन जाएगा नोडल प्लेन। सेम करना यहाँ भी है। यहाँ भी देख लीजिए x और z के बीच में है, यानी कि x और z प्लेन जो है नोडल प्लेन नहीं हो सकता। तो नोडल प्लेन हो क्या सकता है? एक्स जेड के अलावा कौन सा कंपोनेंट बच गया? वाई। तो वाई को एक बार एक्स के साथ बना लो, वाई को एक बार जेड के साथ बना लो, बस बन गया दो नोडल प्लेन। सेम यहां भी करना है। वाई और जेड के बीच में है भैया, तो ये प्लेन बन नहीं सकता। तो क्या हो जाए, एक्स को वाई के साथ ले लो एक बार, एक्स को जेड के साथ ले लो, बस ये दोनों प्लेन क्या हो गया? मेरा नोडल प्लेन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका। एक बात बताए, ये जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके पास जीरो प्लेन होता है नोडल प्लेन, इसके पास भी जीरो नोडल प्लेन होता है। क्यों होता है बता रहे हैं। तो इसके पास जीरो नोडल प्लेन क्यों होता है, उसका रीजन जान लीजिए। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, इसका पहले बात कर ले जो कि बहुत ज़्यादा ईजियर होता है। तो इसका क्यों नहीं होता भैया नोडल प्लेन? ये जो डी जेड स्क्वायर होते हैं इसके पास प्लेन नहीं होता, नोड होता है, प्लेन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लेन बन कैसे सकता है? फिर से एक के बात बार बार बताना पड़ेगा। हम इसको मिलाकर एक बना लेंगे तो एक्स वाई बन गया। उसके बाद इसको बना के मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? वाई जेड। इसको मिला देंगे तो एक्स जेड। तीन प्लेन बना। अब देखिए वाई एक्सिस में ये घुसा हुआ है, यानी कि वाई कंपोनेंट जिस भी कंपोनेंट के साथ प्लेन बनाएगा उसमें तो भैया वो प्लेन तो नोडल प्लेन होगा नहीं। तो वाई किसके किसके साथ है? वाई यहाँ पर है, तो ये भी प्लेन नहीं होगा, ये भी प्लेन नोडल प्लेन नहीं होगा। बचा क्या? एक्स और जेड बच गया। लेकिन एक बात और ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस में भी कुछ पोर्शन जो है ना इसका ऑर्बिटल कंटेन कर रहा है। इसका मतलब थोड़ा बहुत एक्स एक्सिस भी अफेक्टेड है। यानी कि एक्स एक्सिस भी जिसके साथ बनाएगा वो भी प्लेन नोडल प्लेन नहीं कहलाएगा। तो एक्सिस के साथ बना सकता था जेड के साथ, तो ये भी ना तो ये नोडल प्लेन बना, ना तो ये बना, ना तो ये बना। आया समझ? लेकिन बात कर ले यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हाँ इसके पास दो नोडल प्लेन होते हैं। सॉरी
मेरे हमको लगा कि नहीं होगा, बट एक्चुअली में इसके पास नोडल प्लेन होता है, वो भी 2 होता है। लेकिन ये एक्सिस पे नहीं है, ऐसा नहीं कि भैया एक्स वाई वाई जेड ऐसा कुछ है, ऐसा कोई एक्सिस पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर वही थ्योरी लग रहा है कि एक्स कंपोनेंट में भी ऑर्बिटल है, वाई कंपोनेंट में भी ऑर्बिटल है, और कितना पॉसिबल क्या कहता है प्लेन बन सकता है, या तो एक्स वाई बनेगा, या तो वाई जेड बनेगा, या तो जेड एक्स बनेगा। तो एक्स जिसमें होगा वो तो नहीं बन सकता मेरा थ्योरी के अनुसार, वाई जिसमें होगा वो भी नहीं बन सकता, इसके तो मेरे अनुसार क्या इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर होता है नोडल प्लेन, वो होता है 45 डिग्री। वो क्या होता है? 45 डिग्री एक्स एक्सिस की तरफ से, 45 डिग्री वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस से बस 45 डिग्री पे एक प्लेन बना लीजिए एक्स के साथ, एक्स एक्सिस से भी 45 डिग्री पे एक प्लेन बना लीजिए वाई के साथ, मतलब जेड के साथ। तो इस तरह से आप 2 नोडल प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सारा बात हो गया। बस एक बार समरी बताते हैं इसका। समरी यही है कि एस ऑर्बिटल के अंदर एक भी नोडल प्लेन नहीं होता, पी ऑर्बिटल के पी एक्स के पास एक नोडल प्लेन होता है, पी वाई के पास भी एक नोडल प्लेन, पी जेड के पास भी एक नोडल प्लेन, सबका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। डी एक्स वाई के पास 2 होता है, डी वाई जेड के पास 2 होता है, डी एक्स जेड के पास भी 2 होता है, और इसके पास डी जेड स्क्वायर के पास 0 होता है, नोड होता, नोडल प्लेन नहीं होता, इसके पास 2 होता है। 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, इस तरह से 2 नोडल प्लेन होते हैं। हो गया। अब हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ्स के बारे में। बेसिकली एक बात बता दूं मैं, ये जो ग्राफ अभी हम लोग देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और बात, नोडल प्लेन 2 तरह का होता है, मालूम होगा आपको, एक रेडियल नोड, एक एक्सियल नोड। तो हमारा सिलेबस में एक्सियल नोड का ग्राफ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेडियल नोड का ग्राफ दिया हुआ है। तो हम लोग सिर्फ रेडियल नोड का ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, बाकी का चर्चा नहीं करेंगे। सो पहला जो ग्राफ है वो है मेरा जायार वर्सेस आर का। क्या चीज़ का? जायार वर्सेस आर का ग्राफ है। जायार क्या पता है आपको? वेव फंक्शन को जायार बोलते हैं, सॉरी वेव फंक्शन जाय को वेव फंक्शन बोलते हैं, और आर तो बस डिस्टेंस होगा। और क्या है? आर क्या? आर डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो आर है भैया। ओके। अब देखिए जायार वर्सेस आर, ये जो है ना ग्राफ फॉर जायार वर्सेस आर का जो ग्राफ बनाएंगे, तो जितना भी ग्राफ बनाएंगे उसमें से हर एक ग्राफ बनाने में कुछ रूल्स है जो कि आपको याद कर लेना है। क्या रूल? पहला रूल, एक फेज एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। ये रूल जो बता रहे हैं ये हर एक ग्राफ के लिए वैलिड है, मतलब जायार वर्सेस आर का जितना भी ग्राफ बनाएंगे सब में ये रूल वैलिड है। क्या? एक फेज एक ऑर्बिटल को बताएगा, पहला रूल। दूसरा रूल, लास्ट फेज जो जायार का होगा ना वो टच नहीं करेगा आर को। वो किसको टच नहीं करेगा? आर को। और पीक्स जो होगा ना, ग्राफ का पीक्स या तो बढ़ता जाता है या तो घटता जाता है। तो इस ये जो ग्राफ बनाएंगे ना इसका पीक हरदम डिक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो ये जो 3 रूल बताए आपको, एक फेज एक ऑर्बिटल, और जायार का पोर्शन जो होगा वो टच नहीं करेगा आर का पोर्शन को आखिरी फेज में, पहला फेज का बात नहीं करेगा, आखिरी फेज में टच नहीं करेगा, और पीक डिक्रीज करता जाएगा। तो ये जो 3 रूल बताए हम, ये तीनों रूल जायार वर्सेस आर का हर एक ग्राफ में एप्लीकेबल है। बस एक रूल डिफरेंट होगा, वो क्या है? बस वो याद करना पड़ेगा आपको। क्या? कि जब भी हम लोग एस ऑर्बिटल का ग्राफ बनाएंगे, जायार वर्सेस आर में एस ऑर्बिटल का ग्राफ बनाएंगे, तो बस एक चीज ध्यान रखना है कि एस ऑर्बिटल का ग्राफ बनाते समय हम कोसाइन वेव बनाएंगे। किस वेव को लेके चलेंगे? कोसाइन वेव को लेके चलेंगे। जिसको नहीं मालूम कोसाइन वेव क्या होता है वो जान ले। कोसाइन वेव बस ऐसा कुछ वेव होता है जो यहाँ से ये पोजीशन से स्टार्ट होता है। वहीं पर अगर हम साइन वेव का बात कर ले तो साइन वेव जो है ना नीचे से यहाँ से स्टार्ट होता है। बस ये बात है। ये हो गया साइन वेव, ये हो गया कोसाइन वेव। समझ में? कोसाइन वेव ऊपर से स्टार्ट होता है, साइन वेव नीचे से स्टार्ट होता है बस। तो जब भी पी और एस ऑर्बिटल का बात करेंगे तो हमको कोसाइन वेव याद रखना है, और जब भी पी ऑर्बिटल का बात करेंगे तो साइन वेव का याद रखना है। ये बस यही डिफरेंस है। बाकी जो ये था एक फेज एक ऑर्बिटल, जायार का आखिरी जो लास्ट फेज जो होगा जायार का वो टच नहीं करेगा आर को। ये बात भी हर एक जायार वर्सेस आर के लिए एप्लीकेबल है, और पीक जो है डिक्रीज करता रहेगा। ये तीनों बात जो है ना आंख मूंद के हमको लगा देना है जब भी ग्राफ जायार वर्सेस आर का होगा। बस एक चीज का ध्यान देना है, वो क्या? कि हम ग्राफ बना किस कर रहे हैं। अगर एस का बना रहे हैं तो कोसाइन वेव लेंगे, अगर पी का बनाएंगे तो साइन वेव लेंगे। बस याद कर लीजिए, मेरे साथ याद कीजिए। एस ऑर्बिटल तो कोसाइन वेव, पी ऑर्बिटल तो साइन वेव, एस ऑर्बिटल तो कोसाइन वेव, पी ऑर्बिटल तो साइन वेव, एस ऑर्बिटल तो कोसाइन वेव, पी ऑर्बिटल तो साइन वेव। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम 1s का बनाएंगे। तो 1s का देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला पोर्शन जायार का, ये जो बेसिकली एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे हम लोग आर दे दिए हैं, वाई एक्सिस पे जायार दे दिया। ओके। तो क्या था? एक
फेज एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1s एक ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल है, तो बस पहला फेज। लास्ट फेज ये जो एंड पॉइंट है जायर का वो टच नहीं करेगा आर को, ये बात बोला गया था, टच नहीं करेगा तो नहीं किया। एक फेज एक ऑर्बिटल 1s एक ऑर्बिटल होता है, तो एक के फेज में कंप्लीट, यहीं पर कंप्लीट, और लास्ट पर्सन टच भी नहीं किया और ग्राफ डिक्रीज भी होता रहा, तो ऐसे बनेगा। दूसरा हम देख लीजिए 2s दो ऑर्बिटल, तो दो फेज, एक फेज यहाँ से यहाँ कंप्लीट, दूसरा फेज यहाँ से यहाँ कंप्लीट, लेकिन लास्ट फेज है ही, इसीलिए इसका ये वाला जो पोर्सन था वो आर को टच नहीं किया। तो एक फेज और एक ऑर्बिटल वाला बात क्लियर हो गया। एक फेज एक ऑर्बिटल, दो फेज दो ऑर्बिटल, लास्ट वाला पोर्शन टच भी नहीं किया, ये बात भी क्लियर है। अगर आप डिक्रीज करता रहा, अब हम बनाएंगे 3s का। 3s यानी कि तीन ऑर्बिटल तो तीन फेज बनेगा। देखिए कैसे, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, ऐसे ग्राफ डिक्रीज भी कर रहा है, यहाँ भी ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, यहाँ भी ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ये बात सेटिस्फाई हो रहा है। लास्ट फेज यहाँ भी टच नहीं किया, आर को नहीं किया, ये भी बात सेटिस्फाई हो गया। एक फेज एक ऑर्बिटल वाला बात भी देख लीजिए, एक फेज दो फेज और ये तीसरा फेज, तीन फेज तीन ऑर्बिटल, क्लियर। फिर 4s का भी हम लोग बना सकते हैं। 4s यानी कि चार ऑर्बिटल, एक दो तीन, चौथा यहाँ पर आएगा, बस ऐसे कर देना, बस टच नहीं करना आर में बस। और देखिए डिक्रीज भी हो रहा है, ग्राफ डिक्रीज भी हो रहा है, हाँ भैया हो रहा है। लास्ट टच कर रहा है, नहीं कर रहा भैया। एक फेज एक ऑर्बिटल वाला बात सही है, हाँ। 4s चार ऑर्बिटल था, एक दो तीन चार, चार फेज बना लिए। अब यहाँ पर आते हैं 5s में, आप सीख जाइएगा, कुछ नहीं है अगर आप में यार, बहुत ईजी है भैया, इतना ईजी कभी नहीं देखे होंगे। 5s यानी कि पांच ऑर्बिटल बनाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, एक दो तीन हो गया, चौथा, अब ये पांचवा बनेगा, लेकिन ना ना ना, लास्ट फेज टच नहीं करेगा। देखिए एक दो तीन चार, डिक्रीज कर रहा है, हाँ डिक्रीज कर रहा है, एक दो तीन चार पांच फेज बना, पांच ऑर्बिटल के लिए, हाँ ये भी हो गया। लास्ट फेज टच किया आर को, नहीं किया, हर एक रूल सेटिस्फाई हो गया, हाँ। 6x का भी वैसे बनेगा, 6x यानी कि छह ऑर्बिटल, एक दो तीन चार पाँच, छम्मा, ना ना ना, टच नहीं कराना, टच नहीं कराना, हटा लेना साइड से। तो एक फेज दो फेज तीन फेज चार फेज पांच फेज और छम्मा फेज, क्लियर। छह फेज छह ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं। अब पिक डिक्रीज कर रहा है, हाँ पिक डिक्रीज कर रहा है, लास्ट फेज टच किया, नहीं किया। और ये कौन सा वेव था, सारा वेव था कोसाइन वेव। तो इसी तरह से हम लोग जायर वर्सेस आर का ग्राफ बना सकते हैं एस ऑर्बिटल के लिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग बात ऑफ करेंगे पी ऑर्बिटल के लिए कैसे बनाएंगे जायर वर्सेस आर का ग्राफ। तो जायर वर्सेस आर का ग्राफ जब जैसे हम लोग पी ऑर्बिटल का बनाने जाएंगे, तो बस एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या कि पी ऑर्बिटल के लिए हम लोग साइन वेव लेंगे, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या लिए थे, कोसाइन वेव लिए थे, और यहाँ क्या लेंगे, साइन वेव। बाकी सारा रूल सेम होगा, वही एक ऑर्बिटल एक फेज, लास्ट वाला फेज टच नहीं करेगा ग्राफ को, बस ग्राफ डिक्रीज करते रहना चाहिए। बाकी ये सब सेम होगा जायर वर्सेस आर के लिए, सेम है। तो हम लोग एक और बात, पी ऑर्बिटल ना 2p से स्टार्ट होता है। पी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, 2p से। तो यानी कि 2p से स्टार्ट होता है, तो 2p से हम मानेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल। तो 2p यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल, तो कितना फेज बनेगा, के फेज बनेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा साइन वेव, ऐसे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ये बस लास्ट फेज टच नहीं करेगा बस। वहीं पर 3p यानी कि फर्स्ट सेकेंड, 3p में कितना ऑर्बिटल होगा, दो ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल होगा, दो ऑर्बिटल होगा। तो यहाँ से एक निकला ऐसा कुछ, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो 3p में दो ऑर्बिटल था, तो एक ऑर्बिटल एक दो ऑर्बिटल, आखिरी पोर्शन टच किया, नहीं किया। 4p में कितना ऑर्बिटल होगा, 4p में होगा मेरा तीन ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल दो ऑर्बिटल तीन, ऐसा एक फेज दो फेज तीन फेज। अब 4p में कितना ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, तो तीन ऑर्बिटल तीन फेज, हाँ भैया हो गया। लास्ट फेज टच किया, ना ना टच नहीं किया। ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, हाँ ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो बाकी सारा बात सेम होते जा रहा है, बस डिफरेंस यही आया कि ये साइन वेव है और वो था कोसाइन वेव। अब फिर हम यहाँ देख लेते हैं 5 में ये कितना ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल। तो बस एक दो तीन चार, चार में ऐसे ले लेना है, बस ग्राफ डिक्रीज कर रहा, हाँ कितना फेज, एक फेज दो फेज तीन फेज और ये चौथा फेज, चार फेज चार ऑर्बिटल, क्लियर है। आखिरी टच हुआ, नहीं हुआ। ऐसे ही दो और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा ग्राफ पे मूव करेंगे। 6 पेज यानी कि पांच ऑर्बिटल। तो बस एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, और सॉरी ये ऊपर जाके ऐसे करके हो जाएगा।
एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज और ये पांचवा फेज। आखिरी टच हुआ, नहीं हुआ, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, हाँ डिक्रीज भी कर रहा है बस। और ये कौन सा वेव है? साइन वेव है। तो ये ऐसे बन जाएगा हमारा क्या चीज? पी ऑर्बिटल। ये आखिरी होगा 7 7p। 7p में कितना ऑर्बिटल होगा? 6 ऑर्बिटल होगा। 6 ऑर्बिटल होगा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 6 फेज बनाना पड़ेगा और साइन वेव के साथ बनाना पड़ेगा। तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा, 1 2 3 4 5 और छमा वाला ना 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 लास्ट टच नहीं करेगा ना ना। एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज, पांच फेज और ये छम्मा फेज, 6 फेज हो गया। तो 6 ऑर्बिटल था, 6 फेज हो गया। हाँ ग्राफ डिक्रीज कर रहा, हाँ ग्राफ डिक्रीज करते जा रहा। आखिरी फेज टच किया ना ना, आखिरी फेज टच नहीं किया। कौन सा वेव है? साइन वेव है। तो ये हो गया मेरा ग्राफ कंप्लीट। तो आई होप एस और पी ऑर्बिटल के लिए कैसे जाय आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनाते हैं। जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनाते हैं उस पर चलते हैं। अब हम किसका बात करेंगे? ग्राफ ऑफ जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर। जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनाया जाता है? तो जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ जब भी बनाएंगे, पहले जान लेते हैं एक्चुअली में जाय स्क्वायर आर होता क्या है। तो ये जाय स्क्वायर आर है कुछ और नहीं बल्कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इसको क्या बोलते हैं प्यार से? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये तो इसका नाम है, लेकिन ये है क्या एक्चुअली? तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कुछ और नहीं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन में कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फाइंडिंग, इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना है वो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में जो इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का जो संभावना होगा ना, उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से, जाय स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल का। एस ऑर्बिटल में हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे आर के साथ, फिर पी के साथ बनाएंगे। ओके तो चलिए रूल का बात कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाएंगे तो रूल क्या है? एक बात याद रख लीजिए, एस ऑर्बिटल का कोई भी ग्राफ बना लीजिए, जाय स्क्वायर वर्सेस आर का बनाइए या जाय आर वर्सेस आर का बनाइए, एस में कोसाइन वेव लेना ही होगा। यहाँ भी एस ऑर्बिटल के लिए जो ग्राफ लेंगे वो क्या लेंगे? कोसाइन ग्राफ लेंगे। ओके और वो जो रूल था एक फेज एक ऑर्बिटल, वो यहाँ भी लगेगा। लास्ट फेज टच नहीं करेगा, वो बात यहाँ भी सही है। अब पीक डिक्रीज करेगा, ये तीनों बात सेम वही है। जाय आर वर्सेस आर का जो था कि एक ऑर्बिटल एक फेज, लास्ट फेज टच नहीं करेगा जाय स्क्वायर आर का, यहाँ भी पीक डिक्रीज कर जाएगा फर्दर गोइंग पे। बस एक अंतर है, मात्र एक अंतर है। वो अंतर क्या है कि भैया इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं शो करेंगे। नेगेटिव पार्ट हम लोग इसमें शो नहीं करेंगे। क्या नेगेटिव पार्ट बताते हैं हम। देखिए ये जितना आपको नीचे में दिखा, ये दिख रहा है आपको शेडेड दिखा रहे हैं आपको, ये जितना दिख रहा होगा आपको ये वाला पार्ट, जिसको अभी हम कलर करके दिखा रहे हैं ब्लैक कलर से, जितना शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये सारा नेगेटिव पार्ट हो गया। ये क्या हो गया आपको? ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ग्राफ का नेगेटिव पार्ट। ओके नेगेटिव पार्ट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर प्लस एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव के तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस होता है, सॉरी। तो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जो ग्राफ बना हुआ होता है ना, उसको नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ बोला जाता है। तो बस तो ये जितना भी नेगेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफ होगा ना, वो नहीं दिखेगा जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ में। बस ये अंतर है। बाकी सब कुछ आप दिखा दीजिए बट नेगेटिव पार्ट ना दिखाइए। कैसे होगा समझाते हैं। तो 1s यानी कि एक ऑर्बिटल, तो बस ये तो बस वैसे ही बन जाएगा नॉर्मल। 2s दो ऑर्बिटल, तो पहला ऑर्बिटल तो ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा जाकर ऐसे ऐसे होके फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा कुछ देखिए, ये एक्चुअली ऐसा ग्राफ बनता, लेकिन हम नेगेटिव पार्ट तो दिखा नहीं सकते। नेगेटिव पार्ट कौन सा पार्ट? ये देख रहा डॉटेड लाइन से जो बना हुआ ग्राफ है, ये पार्ट क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट हो गया। तो हम ये पार्ट दिखा नहीं सकते, तो यहाँ को स्टार्ट कर देंगे यहाँ से बस। तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, ऐसा ग्राफ आया, फिर यहीं से ऐसे आकर ऐसे हो गया। तो ये जो दिख रहा ना ये पार्ट, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ओके चलिए ये समझ में आ गया। नेगेटिव पार्ट नहीं दिखा, ऊपर का पार्ट दिख गया, लास्ट फेज टच भी नहीं किया, ग्राफ डिक्रीज भी कर रहा है। और ये कौन सा वेव है? कोसाइन वेव है। सेम बना लेंगे 3s। 3s में कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे नीचे बनता, तो ये उसका अपोजिट ले लो ऊपर से, 1 2, फिर तीसरा में बस ऐसे ऐसे 1 2 3, 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल हुआ ना, आखिरी फेज टच भी नहीं कर रहा है आर को,
और ग्राफ डिक्रीज भी कर रहा है और ग्राफ कोसाइन भी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 4s 4 ऑर्बिटल, तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, आखिरी टच नहीं कर रहा, तो 1 2 3 4 टच भी नहीं कर रहा, बस आई थिंक समझ में आ गया होगा। 5s में 5 ऑर्बिटल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का टच नहीं कराना, 1 2 3 4 5, आई थिंक समझ में आ गया। बस निगेटिव जो ग्राफ है ना वो यहाँ पर शो नहीं करना। क्यों नहीं करना, लॉजिक जान लीजिए। लॉजिक यही है कि कोई भी चीज का, कोई भी नंबर का जो स्क्वायर वैल्यू होता है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, वो हरदम पॉजिटिव ही होगा। तो दुनिया का कोई भी नंबर ले आइए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसीलिए हम इस ग्राफ का नेगेटिव पार्ट शो नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट शो कर रहे हैं। तो बस आई थिंक ग्राफ बनाने सीख गए। तो आखिरी ग्राफ 6s का देख लेते हैं। 6x में कितना ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल, तो 6 फेज दिखेगा। तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज और छठवां फेज टच नहीं करेगा। ग्राफ डिक्रीज होते जा रहा है, देखिए हर एक जगह ग्राफ डिक्रीज हो रहा होगा, ये बात गौर से देखिए। और आखिरी पॉइंट कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, और हर एक जो साइन वेव जो था वो कोसाइन वेव से बना हुआ वेव है। अब लग नहीं रहा कोसाइन है ये सब, लेकिन एक्चुअली नेगेटिव पार्ट को हाइड करने के बाद ऐसा ही कुछ दिखेगा वेव। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ बना लेंगे एस ऑर्बिटल के लिए। तो सेम तरीका पी ऑर्बिटल के लिए भी है, बस एक चीज का अंतर है। हाँ मालूम है आपको भी, ये बात पता है क्या चीज का अंतर है। यही अंतर है कि यहाँ पर हम लोग कोसाइन वेव लेकर बनाए हैं, वहां पर साइन वेव लेकर बनाएंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग जाय स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ देखे पी ऑर्बिटल के लिए। फिर से वही बात, पी ऑर्बिटल 2p से स्टार्ट होता है, तो 2p से एक ऑर्बिटल, 3p 2 ऑर्बिटल, 4p 3 ऑर्बिटल, ऐसे करके काउंट करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो रूल बस सेम है वही, एक फेज एक ऑर्बिटल। जे स्क्वायर आर का जो पार्ट होगा वो टच नहीं करेगा लास्ट में, अब पीक डिक्रीज करता रहेगा और ये नेगेटिव नहीं हो सकता। बस एक की चीज में अंतर है क्या, कि ये साइन वेव होगा, जो कि सबको पता है, पहले बता चुके हैं कि पी ऑर्बिटल का जब भी बात करेंगे तो साइन वेव लेंगे, उसमें एस का बात करेंगे तो कोसाइन लेंगे। तो 2p यानी कि एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में क्या होगा, बस यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, बस ऐसे हो जाएगा। 3p यानी कि 2 ऑर्बिटल, तो पहला ऑर्बिटल तो ऐसे गया, ऐसे हो जाएगा। 2 ऑर्बिटल 2 फेज, या 4p में कितना, 3 ऑर्बिटल, तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, लास्ट टच नहीं करवाए। 5p में बस ऐसे, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज टच नहीं करेगा, ना ना नहीं किया, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ये बात ध्यान से देखिए, धीरे धीरे पीक्स जो है ग्राफ का वो डिक्रीज करता जा रहा है हर एक ग्राफ में। 6 में कितना होगा, 5, स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का टच नहीं कराना, हाँ 1 2 3 4 5 डिक्रीज कर रहा है, हाँ भाई डिक्रीज कर रहा है। 5 ऑर्बिटल 5 फेज, हाँ भाई 5 ऑर्बिटल 5 फेज। आखिरी पार्ट जो है जे स्क्वायर आर का वो क्या टच किया आर से, बिल्कुल नहीं किया, यानी कि आपका ग्राफ सही बना है। वैसे ही 7p का देख लेते हैं। 7p का कितना ऑर्बिटल होगा, 6 ऑर्बिटल होगा, यानी कि 6, 5 और 1 6 ऑर्बिटल होगा, 6 ग्राफ बनाना, 6 फेज बनाना पड़ेगा। 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज, और ये आखिरी छम्मा पेज टच नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 6 फेज है। क्या ग्राफ डिक्रीज कर रहा, हाँ भाई धीरे धीरे ग्राफ डिक्रीज करता जा रहा था, ग्राफ का पीक्स डिक्रीज कर रहा था। और क्या आखिरी पोर्शन टच किया, नहीं किया। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे जे स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ फॉर पी ऑर्बिटल। अब आखिरी पोर्शन जो ग्राफ का बचा हुआ है वो कुछ और नहीं, वो है मेरा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, अरे बड़ा लंबा नाम है यार, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जे स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ है। जी हाँ वही है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जे स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जे स्क्वायर आर है, ये कुछ और नहीं, रेडियल डेंसिटी फंक्शन है। क्या है, रेडियल डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है इसको। अब ये तो नाम है इसका, इसका काम क्या भैया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सेल ऑफ अ थिकनेस। एक सेल का जो थिकनेस होगा ना, उस पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है ये। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे आर डी एफ, रेडियल डेंसिटी फंक्शन। ओके, तो ये देखिए, हाँ एस पी डी एफ, हर एक ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाने का जो तरीका है वो होगा सेम। किसके लिए, ये
आर डी एफ वर्सेस आर का ग्राफ जब भी बनाएंगे तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल के लिए तरीका सेम होगा। क्या होगा रूल भैया बनाने का? ये साइन वेव लेंगे, इसमें लास्ट फेज टच नहीं करेगा आर को, एक फेज एक ऑर्बिटल, पीक ऑफ द ग्राफ इनकी। हाँ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे पहले जितना भी ग्राफ देखिए उसमें पीक ऑफ द ग्राफ क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। इसमें पीक ऑफ द ग्राफ, इसमें जो पीक ऑफ द ग्राफ होगा वो इंक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज करता रहेगा। ओके, और यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, ये बात तो पहले से पता है। क्यों नहीं नेगेटिव होगा भैया? यहाँ भी तो जे स्क्वायर आर है, लास्ट में देखिए जे स्क्वायर आर है ना, उससे पहले ये कुछ बड़ा सा वैल्यू लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में है तो जे स्क्वायर आर ही, यानी कि स्क्वायर वैल्यूड। अरे ये देखिए ना भैया, यहाँ पर जे स्क्वायर आर है ना, आगे में कुछ वैल्यू हो बट है तो जे स्क्वायर आर वर्सेस आर, यानी कि स्क्वायर्ड वैल्यू है। और कोई भी चीज़ का स्क्वायर लीजिएगा तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पे दिखाना नहीं है। तो बस 4s का, 4s में कितना ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल, 4 फेज बना देंगे। और 4 फेज बनाना है तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज टच नहीं करेगा। देखिए ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, हाँ कर रहा है, 1 2 3 4 फेज है, हाँ 4 फेज है। साइन वेव है, हाँ साइन वेव है, बस हो गया। नेगेटिव पार्ट दिख रहा? नहीं दिख रहा। वैसे 2p में कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, बस। 8d में कितना? तो d ऑर्बिटल याद रहे, d ऑर्बिटल 3d से स्टार्ट होता है, यानी कि 3d को एक ऑर्बिटल मानेंगे, 4d को 2 मानेंगे। तो 8d कितना हो गया? 3d 1, 4d 2, 3d 1, 4d 2, 5d 3, 6d 4, 7d क्या 5 हो गया, और 8d हो गया 6। 8d कितना हो गया? 8d हो गया 6, यानी कि यहाँ पर 6 ऑर्बिटल है। तो 6 फेज बनाना पड़ेगा, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, पांचवा फेज और छठवां फेज बनाएंगे, लेकिन लास्ट पोर्शन टच नहीं करेंगे। बस 1 2 3 4 5 6। हाँ भैया इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, लास्ट पोर्शन टच नहीं कर रहा, नेगेटिव पार्ट भी नहीं दिख रहा, और ये साइन वेव है। हाँ भैया ऐसे ही बनेगा, सेम यहाँ भी बना लेंगे। 4f, तो 4f एक ऑर्बिटल होगा, 4f एक ऑर्बिटल के बराबर होता है, तो बस इसका कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट्स इट। 6x 6 ऑर्बिटल, सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ छाप दो। एक, अरे ठीक से नहीं बन रहा क्या? नहीं दिख रहा क्या? 6s का r के साथ ग्राफ, तो सेम ग्राफ ये वाला हो जाएगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा। बस 1 2 3 4 बना लिए ना, पांचवा ही बनेगा, और छम्मा में कुछ ऐसा, बस सेम ग्राफ है भैया, सेम इंक्रीज भी कर रहा है। 4p में क्या होगा? 4p में जल्दी बताना, 4p जल्दी बनाना। 2p एक ऑर्बिटल, 3p 2, 4p 3, 3 ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि 3 फेज, एक फेज, 2 फेज और तीसरा फेज का टच नहीं करेगा, 1 2 3 फेज। आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो हर एक ग्राफ के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से इसको देखिए, समझिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। ऐसे जानने के लिए तो सबको हाँ भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाकर ये एक्चुअली माइंड में आ पाएगा, ताकि आप इसको कहीं भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो बना ले। वैसे ये जो टॉपिक है ना, ये जनरली जेई मेंस एडवांस के लिए वैलिड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो बस उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।